हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, 90 डेज का क्रैश कोर्स लेकर मैं आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए। और ये बेहतरीन क्लास है। इसके पहले हमने 2 क्लास अपलोड किया और एमसीक्यूज का वो क्लासेस था जिसको हमने एमसीक्यूज को अच्छे से कवर किया और आज उसका एक्सप्लेनेशन है। एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन आप देख सकते हैं कि बेहतरीन स्लाइड में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसमें हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कशन करते हुए हम लोग इस सीरीज को भी आगे बढ़ाएंगे। तो एमसीक्यू सीरीज का प्लेलिस्ट अलग में मिलेगा आपको और ये है हमारा फुल वीडियो जिसके बाद आपको किसी भी प्रकार के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। आप हमारे साथ जुड़कर इसका पीडीएफ भी फ्री में ले सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रिंट आउट भी आपके घर तक भेज दूं तो इसकी भी व्यवस्था है। आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का बेहतरीन क्लास। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर रासायनिक प्रतिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर जो कि साइंस एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए फर्स्ट लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे तो सिंपल सी बात ये जानना है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक, एक बात याद रखना है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद। अब आपको समझ में आएगा कि उत्पाद क्या है, तो यहीं पे हम समझ लेते हैं। जब कोई रिएक्शन आप देखते हैं तो पहले एरो के पहले आपको कुछ कुछ दिखता है ना इस तरह से, और एरो के बाद भी आपको बहुत कुछ दिखता है। तो एरो से पहले जो है, ध्यान देना है, एरो से पहले जो है आपके पास वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा रिएक्टेंट। क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाता है इंग्लिश में। और इसके बाद जो है वो कहलाता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ही जो बनने वाला है उसी को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। मतलब उत्पादित होना, उत्पन्न होना, 2 चीज के मिलने से जो चीज बनकर आया, या फिर हम बोल सकते हैं एक या एक से अधिक गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का जब निर्माण हो जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। सीधा सीधी बात अब हम आपको समझाते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए, आपके पास जब कोई इस तरह से कोई सब्सटेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, और इससे कुछ बन जाएगा, जैसे ए बी मान लीजिए ये बन गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। और ऐसा लिखा हुआ अरेंजमेंट ही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण आप देख सकते हैं, H2 और O2, 2 प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, और इससे बना हमारा H2O, यानी ये हमारा क्या है? उत्पाद है जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमारा है और ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत है? चलिए, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन अगर हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। देखिए क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन लिए, और लेकिन चेंज होकर ये पानी पानी हो गया, यानी ये वाटर हो गया। इसका मतलब चेंज हो जाना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, और रासायनिक परिवर्तन ही क्या है? अभिक्रिया कहलाता है। ये बातें याद रखना है। जैसे वायु के संपर्क में आने से जंग लग जाता है ना, जंग लग जाना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम में पूछा जाता है। अंगूर के रस का किण्वन हो जाना, यानी अंगूर के रस को रखते हैं तो उसमें रिएक्शन होते हुए किण्वन हो जाता है, और किण्वन होने की प्रक्रिया भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, यानी अगर आप भोजन को पकाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें भी रासायनिक परिवर्तन देखा जाता है। उसके बाद हमारे शरीर में भोजन का पचना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया के तहत आता है। हम जो श्वसन करते हैं, श्वसन मतलब सांस लेना नहीं होता है, सांस लेना उसके अंदर में एक स्टेप है। समझ पा रहे हैं? ये नहीं समझ पा रहे हैं तो रासायनिक समीकरण यानी रसायन के बाद आपको बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे हम, उसमें आपको बताएंगे श्वसन और सांस लेने में क्या अंतर है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का अगर पहचान की बात करें तो क्या क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया अगर किसी के साथ घटित हुआ है ना, जैसे हम क्या कहेंगे, एक मिट्टी का कोई गोला था, उससे हम मूर्ति बना दिए, ध्यान दीजिएगा, तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन हुआ? तो कैसे जानेंगे ये रासायनिक परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? तो देखिए क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन अगर होगा तो उसकी अवस्था में चेंज हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब है कि यह क्या हो जाएगा? सॉलिड यानी ठोस से, या फिर वो द्रव से, या फिर वो गैस से। इसकी अवस्था में ठोस है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, इस तीनों में परिवर्तन आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर रंग बदल जाए तो भी आप जान जाइएगा कि वो क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया है। अगर
कोई गैस उससे निकलने लगे तो भी क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। या फिर उसका ताप में यानी टेम्परेचर में भी परिवर्तन अगर हो जाता है तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन, यानी वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ये बातें आपको याद रखना है। कोई दिक्कत है? चलिए, अब ये बातें अगर आप समझ चुके हैं तो थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए ये टॉपिक, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं होगा और आप हमें भी अच्छे से नहीं पहचान पा रहे होंगे, हमारे भाषा, हमारे पढ़ाने के स्टाइल को। जब आप एक दो वीडियो में अच्छे से देखेंगे तो आपको पसंद आने लगेगा हमारा पढ़ाने का स्टाइल। देखिएगा, हमारे पास बेहतरीन कलेक्शन है। रासायनिक समीकरण के बारे में बस हम छोटा सा जानते हैं, क्योंकि ये आसान है और एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं संपूर्ण व्याख्या की बात करता हूं तो ये भी आपको बताना बहुत ही जरूरी है। रासायनिक समीकरण में हम लोग देखते हैं, सपोज कर लीजिए कि जब एक मैग्नीशियम को, यानी मैग्नीशियम किस तरह का रहता है, एक रिबन यानी फीता के जैसा मैग्नीशियम रहता है, और उसको वायु के उपस्थिति में अगर हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब देखिए, ये सब बहुत ओझरा चोचले हैं इसमें, है कि नहीं है ना? ये कब खत्म होगा? बस गिना चुना 25 ठो मात्र फॉर्मूला है, उसको आप याद कर लो। आज ही आप क्या करो, याद कर लो। कहां मिलेगा? तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करो, वहां पे बोलिए कि सर हमें आप फॉर्मूला भेज दीजिए, तो हम आपको तुरंत फॉर्मूला भेज देंगे। तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप। कहां मिलेगा लिंक? तो आप जैसे कमेंट बॉक्स में जाएंगे ना, वहां पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो याद रखना है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैग्नीशियम का ये रिबन है और उसमें ऑक्सीजन मिलाए नहीं, ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करना मतलब हुआ कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या किया, हम जलाए। क्या किए? जलाए। जलाने के बाद क्या बन गया हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया बोलिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ही क्या कहलाया? उत्पाद कहलाया। एरो के पहले जो रिएक्टेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उत्पाद। और इसके पहले क्या कहलाता है? अभिकारक। ध्यान दीजिएगा, यानी रिएक्टेंट जो हम बोल रहे थे वो क्या है? अभिकारक है, और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट यानी उत्पाद है। इस प्रकार समीकरण को लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये बातें भी आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर किसी समीकरण की बात करें तो समीकरण में दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। एक भाग होता है एरो से पहले वाला, है ना, एरो के लेफ्ट साइड वाला, और एक होता है एरो के राइट साइड वाला। तो ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ किसी अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेने का मतलब ये है हमारा, ये है हमारा एरो, है ना, ये देखिए एरो है, हम यहां तक दो टुकड़ा कर दिए, ये है ना, यही भाग लिया। क्या लिया? ये भाग लिया। भाग नहीं गया, ये इसमें जाके क्या किया? डिस्को डांस किया। और भाग लेने वाला को ही क्या कहा जाता है? अभिकारक कहलाता है। अभिकारक का इंग्लिश होता है रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्शन करने के लिए उतावला हो उसे रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ऊपर के समीकरण में क्या है? मैग्नीशियम, और क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? तो ये भाग ले रहा है, इसीलिए ये क्या है? हमारा अभिकारक है। आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है? अभिकारक है, आपको समझ में आ गया होगा। उत्पाद की अगर बात करें तो जो समीकरण के दौरान एक नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया? नया पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, नया, ये याद रखना है। जब कभी नया पदार्थ बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे बोलिए? उसको कहेंगे उत्पाद। याद हो गया होगा? बिल्कुल याद हो गया होगा। यहां पे क्या है? उत्पाद। यहां पे है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgO। बस नोट करते चलिए, एक पेज बनाइए जिसमें सारा फॉर्मूला जो आएगा वो नोट करते चलना है। बस उतना ही याद करना है, जो आएगा हमारे स्लाइड पे इस तरह से हम लिखेंगे, आप याद कर लीजिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है? MgO होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें तो चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। ये MgO क्या है? हमारा उत्पाद है। अब देखिए, अगर आप इस तरह से लिखते हैं, ये समीकरण कहलाता है। अभी जस्ट बताइए क्या है? समीकरण कहलाता है। और समीकरण दो तरह का होता है। लिखने का तरीका जो है समीकरण का, वो दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो बिना गिने चुने लिख दीजिए ऐसे। ये क्या हुआ हमारा? ये हो गया कि अगर हम गिनेंगे तो Mg यहाँ पे एक ठो है, बोलो है कि नहीं है? Mg मतलब मैग्नीशियम। और यहाँ ऑक्सीजन जो है ना, ये देखिए दो ठो ऑक्सीजन है नहीं? O कै ठो है? दो ठो है, O2 यानी O दो है, और यहाँ पे O एक ठो है कि नहीं है? इसका मतलब इधर जो है राइट साइड तरफ और लेफ्ट साइड तरफ, यानी ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या है? अगर ये इक्वल नहीं रहे, अलग अलग रहे, इधर दो ठो है, इधर एक ही ठो है, जब गिनेंगे और बाएं और दाएं तरफ जब गिनेंगे तो वो जब इक्वल नहीं रहे, बराबर नहीं रहे, तब उसी को क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये संतुलन मतलब बराबर, और असंतुलन मतलब बराबर नहीं। जब बराबर नहीं रहे तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा
असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, और उसी का नाम दिया गया है कंकाली समीकरण। कंकाल मतलब खोखला, इसमें कुछ नहीं है ना, ये बराबर नहीं है, यानी स्टेबल नहीं है, असंतुलित है। इसका नाम है, याद रखना है, कंकाली रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक समीकरण या फिर कंकाली समीकरण। ये बातें आपको याद रखना है। कंकाली जहां भी आए वहां क्या होगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या होगा, दोनों बराबर होगा क्या, नहीं, दोनों बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा O2 दो ठो है, यहाँ O एक ठो है। आपको अब हम पूछे एक बात, देखिए अभी हम एक बात पूछेंगे आपसे, ये देखे तो ये हमारा क्या है, कंकाली है या नहीं है, ये जल्दी से बता दीजिए। तो ये देखिए इस तरफ है हाइड्रोजन दो ठो, इधर जब दो रहे और आगे में रहे तो इधर वाले को इस तरह से क्या करना चाहिए, इंटू कर देना चाहिए, यानी दो दूनी का ठो हो गया हाइड्रोजन, चार ठो। यहां भी देखिए हाइड्रोजन दो है और आगे वाले से गुना करना चाहिए, दो दूनी चार हो गया, तो चार चार बराबर हो गया। अब यहाँ O दो ठो है और यहाँ O तो एक ठो है, लेकिन नहीं, इस पूरे के आगे में दो लगने का मतलब ये हुआ कि O कै ठो है, दो ठो है। इसका मतलब ये O भी क्या है, दो दो है कि नहीं है। इसका मतलब ये बराबर बराबर है, और जब बराबर बराबर हो जाए तब यह कंकाली नहीं है। ये कंकाली है क्या, नहीं, कंकाली नहीं है। तब ये क्या है, ये संतुलित है। क्या है ये, संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण बोलिए या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण बोलिए, इंग्लिश में उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ये बातें आपको याद रखना चाहिए। आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हाँ आ गया इलेक्ट्रिसिटी, वाह, अब ठीक है, आ जाओ जल्दी से, बहुत गर्मी लग रहा है रात से, पता नहीं, चल ना रे, नहीं, हाँ अब कभी कभी भाव खा लेने लगता है, ऐसी बड़ा दिक्कत है जिंदगी में। चलो तो हो गया, ये बातें आप समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी इस तरह का रासायनिक समीक्रिया जहां पर आपको कंकाली और संतुलन ये दोनों मिला ना, उसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि समीकरण का बहुत सारा प्रकार होता है। यानी हम रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के बीच जो बंध बनाते हैं और टूटते हैं, बंध बनाना मतलब हो गया कि वो एडजस्ट हो जाना, और बंध टूट कर भी बहुत सारे नए पदार्थ बना लेते हैं, वह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि आपको हमने बहुत कुछ समझाया। अब हम इसके प्रकार की अगर बात करें तो प्रकार में सबसे पहली है क्या, तो संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहला क्या है हमारा, संयोजन अभिक्रिया। किसको कहते हैं, आप जरूर पढ़े होंगे, लेकिन अब पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा, अब पढ़िएगा तो आपको पक्का पक्की याद रहेगा। अगला है हमारा वियोजन अभिक्रिया, जिसका नाम अगला है अपघटन, लेकिन इंग्लिश में डिकम्पोजिशन, यानी इंग्लिश आसान है बिल्कुल। देखिए वियोजन बोलिए या फिर उसी का दूसरा नाम याद रखना होगा क्या, अपघटन, लेकिन इंग्लिश में एक के नाम याद रखना होगा, डिकम्पोजिशन। तो जब भी कंफ्यूजन हो जाए तो मेरा क्लास करने के बाद एक आदत डाल लेना है क्या, कि आपको आदत ये डालना है कि आप एक बार इंग्लिश देख लेना, कंफर्म हो जाइएगा। डिकम्पोजिशन मतलब अपघटन, अपघटन का ही दूसरा नाम क्या है, तो ये अगला नाम है वियोजन, दोनों एक ही बात है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर है हमारा विस्थापन, तीसरा नंबर क्या है, विस्थापन। चौथा नंबर है विस्थापन के पहले द्वि लगा हुआ है, यानी द्वि विस्थापन, द्वि मतलब दो, यानी दो मतलब डबल, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और पांचवा नंबर इंपॉर्टेंट है उपचयन और अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बातें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपको ये याद रखना है, ठीक है। देखिए अब हम एक एक करके सबको समझेंगे। पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, जल्दी से बोलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब होता है कंबाइंड होना, एक हो जाना, दो चार ठो चीज था सब मिलके एक हो गया, तो ये संयोजन हो गया। संयोजन मतलब योग हो गया, सब जुड़ गया, तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना है इसी स्टाइल में, और मेरे स्टाइल से पढ़िएगा ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। यानी आपको क्या याद रखना है, ऐसा अभिक्रिया दो या दो से अधिक, शुरू में रहेगा तो अभिकारक यानी बाएं तरफ वाला, से एकल पदार्थ बने, यानी एक एकल पदार्थ यानी उत्पाद बने, यानी निर्माण हो जाए, उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कैसा होगा हम दिखाएं, ए मान लीजिए एक तो पदार्थ है, वो जुटेगा किससे, बी से, इस तरह से जुटेगा, ठीक है। और एरो के बाद ना एक ही चीज रहेगा, यानी यहाँ पे प्लस उलस नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, प्लस उलस नहीं रहेगा। अगर ऐसा दिखता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बोलिए, वो कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। यानी ए और बी दो चीज मिलकर
एक बात हो, एक उत्पाद हो, तो इसे संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए CaO आपके पास था, ये फॉर्मूला आप याद करते चलिए। Ca मतलब कैल्शियम, आपको याद होगा ये एलिमेंट है, और O मतलब ऑक्सीजन नहीं, ऑक्साइड याद रखिए, रट्टा मारिए पहले, तोड़ के याद रखिए। कैल्शियम मतलब Ca और ऑक्साइड मतलब O, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। अब सबसे ज्यादा जरूरी है, कैल्शियम ऑक्साइड का ही नाम है क्या? चूना या फिर चूना पत्थर। चूना बोलिए या फिर चूना पत्थर बोलिए, उसका फॉर्मूला होता है CaO, और ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। और एक बात ये हो गया, अब बोलेगा दो बात है नहीं, ये प्लस के साथ एक बात जुड़ता है, और ये दूसरा हो गया। तो दो चीज जब जुड़ रहा है जल और बना, देखिए यहाँ प्लस माइनस नहीं है ना, ये एक प्रोडक्ट है और ये एक उत्पाद है, जिसको जब भी कभी OH जुड़े, नोट किया जाए, जब भी कभी OH जुड़े, OH जब जुड़ेगा तो हाइड्रो कहलाएगा, याद रखना है, रटा मार लो तो ये बात पहले। जब कभी H2O जुड़े तो आपको हाइड्रो याद रखना है, H2O जुड़े तो हाइड्रो याद रखना है। हो गया, देखिए कैल्शियम और ऑक्साइड के बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रो जुट गया। हाइड्रो जहां रहे, बस देखो ना, कैल्शियम और ऑक्साइड के बीच में पानी, पानी मतलब हाइड्रोजन, और इसके बीच में हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी हाइड्रो लिख दो। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी ये क्या है? ये चूना पत्थर था, और पत्थर में पानी मिलाए वो फुट 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 करने लगा, क्या कि नहीं, खौलने लगा, और फिर वो बाद में शांत हो गया, तो उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं उसको? बुझा हुआ चूना बोलते हैं, यानी वो शांत हो गया, बुझ गया, यानी बुझा हुआ चूना। क्यों बुझ गया? क्योंकि उसमें आप पानी मिला दिए। पानी कहने का मतलब हाइड्रो बोल, याद रखना है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। आपको ये याद हो गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, CaOH। ये AQ तो क्या है? ये पानी, पानी है, इसमें पानी का अंश है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं है। जहां भी जैसे ये S मतलब सॉलिड, ये SLI है, I मतलब क्या हो गया, सॉरी L है, ये L मतलब क्या हो गया, ये लिक्विड हो गया, और ये ब्रैकेट में जो रहता है वो क्या रहता है? स्टेट उसका कहलाता है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो ये याद रखना है। यानी क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। कोई दिक्कत है? अब देखिए, आपके घर में अभी दिवाली है तो चूना कराइएगा, है ना। गरीब आदमी ज्यादातर लोग क्या कराते हैं? चूना कराते हैं। चूना आप लाए खरीद के मार्केट से, क्या लाए? चूना। कौन सा चूना लाए? CaO लाए। आप क्या लाए? CaO। चूना कहो या फिर चूना पत्थर कहो, कोई दिक्कत नहीं है। चूना कहो या चूना पत्थर कहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप मार्केट से खरीदकर चूना लाए, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, और चूना पत्थर का नाम तो आप जान गए, और उसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम मतलब Ca और ऑक्साइड O। कोई दिक्कत है? ऑक्साइड हो गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब आप इसमें क्या किए? घर में लाकर इसमें पानी मिला दिए, और पानी मिलाने के बाद आप उसको क्या किए? ठंडा होने दिए। उसके बाद उसको घोर दिए तो वो क्या बन गया? तो वो हमारा बन गया CaOH का होल 2। क्या बन गया बोलिए? CaOH का होल 2, यानी पानी मिलाए तो इसका नाम अब बदल जाएगा, इसका नाम हो गया कैल्शियम और हाइड्रो। क्यों? क्योंकि हम इसमें पानी मिला दिए, हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। अब क्या हुआ? क्या हाइड्रो ऑक्साइड को ही हम चूना कर दिए, तो ये खैनी वाला चूना हुआ। समझ में आ रहा है ना? ये खैनी खाने वाला चूना हुआ। लेकिन आपको करना है पुतैया। क्या करना है? आपको पेंट करना है उसको। तब आप क्या करेंगे? यहां देखिए, अब समझाएंगे आपको। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे हम, यही हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे, कि पत्थर थोड़े ना लीप देंगे हम, नहीं ना, पानी में मिलाना पड़ेगा कि नहीं। तो पानी में जब मिला देंगे तब फिर उसको क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड का यूज दीवारों पर सफेदी यानी पेंट करने के लिए किया जाता है। और यह क्या है? यह प्रक्रिया जो है वह अवक्षेपण अभिक्रिया है। क्या है ये? अवक्षेपण अभिक्रिया है। यानी आपको ये बातें याद रखना होगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास था और उसको दीवार पर आप पुतैया कर दिए, तब क्या हुआ? इसमें हवा लग गया ना। कहता है अभी नहीं छुइए, अभी छुइएगा हाथ में लग जाएगा, थोड़ा देर रहने दीजिए। रहने का दिए, 2-4 ठो लड़की उसको देखेगा तब वो हार्ड होगा, नहीं, वो उसको रहने देना मतलब हुआ कि उसमें वायु, उसमें हवा लगा, और वायु में हवा लगा, हवा में ऑक्सीजन भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, नाइट्रोजन भी था।
कौन उसको पसंद हुआ? आप बोलेंगे हवा लगा तो ऑक्सीजन लगा होगा सर। नहीं, ऑक्सीजन नहीं लगा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जो था, यानी फूकते हैं, नहीं चूना को फूकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जब देंगे तब वो जल्दी जम जाता है। समझ में आ रहा ना? ऑक्सीजन उसको दीजिएगा तो नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? इसीलिए क्या हो गया, आप CO2 से उसको अभिक्रिया कराए तब वह जम गया। यानी यहाँ पर इसमें हवा लगाए लेकिन हवा में क्या लगाए? आप CO2 खाली लगाए, उसको ऑक्सीजन नहीं लगाए। और उसके बाद वो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया बोलिए? वो अब और जम गया और वो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CO3 बन गया। देखिए CO2 के कारण ये एक ठो O इसका इसमें आके सट गया और क्या हुआ? CO3 बन गया। तो CO3 का नाम क्या है? तो Ca मतलब कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम हो गया, और CO3 मतलब याद रख लीजिए कार्बोनेट। क्या याद रख लीजिए? कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और इसका पानी क्या हुआ? तो पानी उड़ गया, सूख गया मतलब पानी उड़ गया, यानी पानी अलग चला गया, अलग हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया। यानी आप CaOH को हवा में तैयार करके छोड़ दिए, हवा से CO2 लिया और लेने के बाद बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, और पानी इसका निकल गया और ये वेपराइज होकर लिक्विड वाला उड़ गया, और H2O क्या हुआ? वो वाष्पीकृत हो गया साइंस के भाषा में। और इस तरह से दिवाली का पेंट हम आप लोगों के लिए करवा दिए। अब पापा को बोल देना है कि इस बार पेंट नहीं कराएंगे, ठीक है? तो चलिए, अब आपको अभी हम क्या पढ़ाए बोलिए तो? एक ही बात पढ़ाए, पहला नंबर संयोजन अभिक्रिया पढ़ाए। क्या पढ़ाए अभी आपको? संयोजन अभिक्रिया पढ़ाए, जिसका इंग्लिश आपको जरूर याद रखना चाहिए। उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बोलिए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बात आप अगर याद रखे हैं, इसको कैसे पहचानेंगे? तो हम बोले हैं कि अगर इधर 2 ठो रहे या 3 ठो रहे और बाद में सिर्फ और सिर्फ 1 ठो रहे, इस तरह से सब सट जाए, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, कोयले का जलना क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये एग्जाम में नहीं देगा, ये पूछेगा कैसा अभिक्रिया है, तो आप रट जाइए कि कोयले का जलना, जलने के लिए क्या होगा? कोई भी चीज को जलाइएगा तो बिना O2 का नहीं जलेगा, यानी कोयला मतलब कार्बन C, उसमें O2 मिला, 2 चीज मिला और एक चीज बना। क्या बना? CO2 बना। तो ये कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला यानी जल का बनना, ये भी क्या कहलाया? एक चीज बना, तो ये कॉम्बिनेशन यानी संयोजन हो गया। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर SO2 बनाया यानी सल्फर डाइऑक्साइड कहलाया। यहाँ कार्बन रहता तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर मिला तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। याद रखना, जंग का लगना, जंग का याद रखना है फेरस ऑक्साइड, ये नाम है और उसका फॉर्मूला, जंग का फॉर्मूला एग्जाम में कई बार पूछा है आपके एग्जामिनेशन में। तो जंग का फॉर्मूला आपको याद रखना है Fe2O3। क्या याद रखना है बोलिए? Fe2O3, यानी Fe और ऑक्सीजन जब मिल गया, 2 चीज मिलके एक बात हो जाए, तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर उसी का दूसरा इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस तरह से आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, ठीक है? आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है? क्या आप MCQs का वो पुराना दोनों वीडियो देख लिए हैं? अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल गंदी बात है ना। और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिए हैं तो उसमें अपना दोस्त, सखी, सहेली सबको भी जल्दी से जोड़ दीजिए। उससे क्या होगा ना, हमको भी बहुत मजा आएगा। थोड़ा बहुत आप चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए अपने परिवारों से, अपने दोस्त यारों से, तब और मन लगेगा। देखिए, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। अब दूसरा नंबर पे हम लोग आ चुके हैं, वियोजन। वियोजन मतलब वियोग, यानी 2 चीज टूट जाएगा, बिखर जाएगा, यानी जब कभी दोस्ती था और वो अलग अलग हो जाएगा, यानी एक से, एकल अभिकारक से वियोजित होकर, उसी का दूसरा नाम है विघटित। देखिए, ये दोनों याद रखिएगा, होकर 2 या फिर 2 से अधिक उत्पाद, यानी इस तरफ राइट साइड वाला बन जाए तो उसको विघटन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर विघटित तो होना कहलाता है। इंग्लिश ठीक ठाक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको याद रखना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको कहते हैं, ठीक है? अब हम लोग ये देख लिए, लेकिन एक बात और जान ही लीजिए, अपघटन अभिक्रिया जो है ना, वो भी 2-3 तरह का होता है। तो आपको याद रखना है टोटल 3 तरह का। क्या? अपघटन रिएक्शन। देखिए, अपघटन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया वो 3 तरह का होता है। पहला जो होता है ना, जिसमें ताप की आवश्यकता होती है ना,
उसको तापीय अभिक्रिया कहते हैं। ताप मतलब हीट, हीट मतलब उष्मा लगेगा, और जहां भी उष्मा होगा ना, याद रखिएगा, जहां ताप मतलब हीट का बात होगा, उसके लिए वर्ड यूज होता है इंग्लिश में थर्मल। क्या यूज होता है? थर्मल। तो थर्मल वियोजन भी इसको कहते हैं, अवघटन उसी को कहते हैं। यानी आपको 3 बात याद रखना है, तापीय या फिर उष्मीय या फिर थर्मल, तीनों एक ही बात है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। जब रासायनिक बंध के टूटने के लिए यानी तोड़ने के लिए, उसके घटक तत्वों को अलग करने के लिए जब आपको किसकी जरूरत होगी? हीट की, यानी एनर्जी की, यानी हम कहेंगे ऊर्जा की आवश्यकता हो, तब उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया में कौन सा वियोजन कहेंगे? तापीय वियोजन कहेंगे। उसका दूसरा नाम उष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं, उसको थर्मल वियोजन भी कह सकते हैं। यही नहीं, तापीय अपघटन भी कह सकते हैं, उष्मीय अपघटन भी कह सकते हैं, थर्मल अपघटन भी कह सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। आपको ये बातें इंग्लिश में भी याद रखना है। यानी उसका उदाहरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए CaCO3 था, जब इसको हम लोग ब्रेक डाउन किए, तोड़ने का प्रयास किए, तो इसके लिए हीट का जरूरत हुआ, और बिना हीट का ये नहीं टूटा। ये बातें आपको अच्छे से याद रखना है कि थर्मल वाला का ये एग्जांपल है, रट्टा मार लो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार के अभिक्रिया का उपयोग बिना बुझा हुआ चूना बनाने के लिए किया जाता है। बिना बुझा हुआ मतलब क्या हुआ? देखिए, बिना बुझा हुआ, जब बुझता नहीं है तो पत्थर होता है, बुझ गया तो पानी मिलाने पर बुझ गया। बिना बुझा यानी बुझा नहीं है, इसका मतलब पत्थर है। पत्थर मतलब चूना पत्थर, और चूना पत्थर में चूना भी बोल दीजिए, तो नया वाला चूना। देखिए, नया वाला चूना का देखिएगा, है देखिए ये वाला है CaO, तो क्या इसमें भी CaO बना था? देखिए यहाँ पे भी CaO बना था। यानी CaO बनाने के लिए, बिना बुझा हुआ चूने का निर्माण करने के लिए किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता होती है? तो तापीय या फिर उष्मीय थर्मल अपघटन रिएक्शन, या फिर सीधा सीधी अपघटन रिएक्शन, या फिर उसको कहेंगे क्या? तो वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। याद हो गया होगा? अगला चलिए, अब यहाँ पे हीट से टूट जाता है। एक चीज है हमारे पास AB, और ये अलग अलग टूट जाता है, और टूटने के लिए पहला क्या चाहिए? पहला चाहिए तापीय, कोई दिक्कत है? दूसरा क्या चाहिए? तो दूसरा हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। क्या चाहिए? विद्युत चाहिए। यानी विद्युत मतलब विद्युत अपघटनी। क्या? विद्युत अपघटनी। आपको याद रखना हो, मिल गया है ना, अपघटनी, जिसको अपघटन रिएक्शन, विद्युत अपघटनी अपघटन रिएक्शन। इसका इंग्लिश देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक, याद रखना है। क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? अपघटन के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। वहां पे ऊर्जा चाहिए था, यहाँ विद्युत ऊर्जा चाहिए। यानी पानी को अगर आप इसके मॉलिक्यूल्स में इस तरह से आप तोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको जनरेट यानी क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। ये बातें याद रखना। कैसे पास करेंगे? तार नहीं जोड़ते हैं, ये बाद की बातें हैं, बाद में समझा देंगे। हाँ, और अब हमारा लास्ट है अपघटन रिएक्शन का। क्या? तो फोटो अपघटन। फोटो कहने का मतलब आपको याद रखना है लाइट। फोटो अच्छा तब आएगा जब लाइट रहेगा, अच्छा वाला, समझ है ना। यानी लाइट मतलब फोटो, प्रकाश। लाइट का हिंदी क्या? प्रकाश। फोटो मतलब प्रकाश, फोटो मतलब प्रकाश, फोटो मतलब प्रकाश। यानी फोटो जहां रहेगा वहां प्रकाशीय, और वियोजन मतलब टूटने वाला। यानी प्रकाश से जो टूटे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को फोटोन से, फोटो है ना, फोटोन से ऊर्जा अवशोषित करके उसके घटकों को क्या कहा जाता है? तोड़ा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फोटो अपघटन, या फिर फोटोलेटिक अपघटन, या फिर फोटोकेमिकल अपघटन, या फिर फोटो डिकम्पोजिशन, या फिर हिंदी में बात करें तो वो है हमारा प्रकाशीय वियोजन। याद रखना इतना इतना नाम, ये नाम ही ऑप्शन में रहता है, आपको याद रखना है ना। ये देखिए, इसको अगर O3 को आपको तोड़ना हो, क्या करना हो? O3 को अगर आपको ब्रेक डाउन करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? HV मतलब क्या हो गया? ये देखिए, HV का फुल फॉर्म हाई एनर्जी वाला विजिबल लाइट चाहिए। हाई एनर्जी वाला विजिबल लाइट चाहिए। हाई एनर्जी वाला विजिबल लाइट चाहिए। हाई एनर्जी वाला विजिबल भी मतलब विजिबल लाइट चाहिए। और आपको ये याद रखना होगा, और ये टूट गया है ना, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा फोटो। क्या हो गया? फोटो। याद रखना है। चलिए, अब हम लोग तीसरे नंबर पर चलते हैं। यानी हम टोटल 5 टाइप पढ़ेंगे, जिसमें ये तीसरा नंबर अब आ गया है। आपको मजा आ रहा है क्या? आप जल्दी से कमेंट करके भी बता दीजिए कि आपको मन लग रहा है या ना क्लास में, और क्या आप प्लेलिस्ट चेक कर रहे हैं? आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया कि नहीं? जल्दी जल्दी आप हमें कमेंट करके बता दीजिए।
अब हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है जल्दी से बोलिएगा? अगला है हमारा विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बोलिए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक, याद रखना है, अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थों के यौगिक को क्या कर देता है? अलग कर देता है। याद रखना है, कोई अधिक अभिक्रियाशील है यानी यह दबंग है, अधिक वाला, इन अधिक धनवान व्यक्ति कम पैसा वाला को लात मार के भगा देता है। वो यहां भी होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील होता है वह कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ के यौगिक को क्या कर देता है? अलग कर देता है, और ये अलग करने वाला विस्थापन कहलाता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत है? ये कम अभिक्रियाशील और अधिक अभिक्रियाशील ना अगले चैप्टर में है, या फिर हम पहले पढ़ा दिए हैं। 7 घंटे का वीडियो एक बार देख लो ना। 7 घंटे का वीडियो देखने में दिन भर नहीं लगा ना, उसको 2-3 बार में देखना है। कोई दिक्कत है? मिल नहीं रहा था इसीलिए हम उसको 7 घंटा बना दिए, ठीक है ना? याद रखिए, देख ही लीजिएगा। तो उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए ये हमारा जो है ना Fe है, ये क्या है? अधिक अभिक्रियाशील वाला है। अब बोलेगा कैसे? तो आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज, श्रृंखला अभिक्रिया वाला के ना का ये वाला ट्रिक है। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अभी बस इतना जान लो, ये अधिक अभिक्रिया, ये पावरफुल आदमी है। क्या है? ये पावरफुल आदमी है, ये अधिक अभिक्रियाशील वाला है और ये कम अभिक्रियाशील वाला है। ये क्या करेगा? इसको कहेगा तू यहां से भागेगा, नहीं तो फिर गोली मार देंगे। इसको ये हटा दिया और खुद बस गया जाके। यानी देखो Cu बाबू के यहां चला गया, ये हट गया और इसके जगह पे Fe आ गया। यही होता है अगर ऐसा होता है। देखो तो SO4 के जगह पे क्या हुआ? Cu हट गया और Fe आके यहाँ पे बैठ गया। ऐसा अगर दिखे कहीं पे, बेचारा देखो Cu यहाँ अलग में हट के क्या है? बैठा हुआ है, इसको लात मार के भगा दिया। अगर ऐसा हो किसी रिएक्शन में, है ना, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विस्थापन अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बातें आपको अच्छे से याद रखना होगा। क्या ये हो गया? कोई दिक्कत है? जैसे हम लोग गरीब आदमी को नहीं सताते हैं, अगर मान लीजिए, है ना, तो क्या होता है कि हम लोग उसको भागो, भाग गया, वो डरे डरे भाग गया। और किसी आदमी को, जैसे अभी आप कार पे चलते हैं तो रिक्शा वाला को डांट देते हैं नहीं, लेकिन अगर कोई बराबरी का कार वाला आ गया, उसको डांट के देखो, गर्दन का मैल झाड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी वही होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये अगर इसको हटा रहा है तो ये इधर बगल में नहीं बैठेगा अकेला, ये भी इसके किसी ना किसी परिवार को जरूर गोली मार देगा। यानी जब कभी ऐसा होगा ना, ये इधर का अगर किया तो ये वाला उधर अकेला नहीं रह के इसके किसी परिवार को यहाँ पे पटाके बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी इसके बगल में भी कोई बैठल रहेगा, अकेला नहीं बैठेगा। अगर ऐसा हो कि इधर का इधर, तो इधर का भी इधर बदला ले लिया, इधर मारा, ये भी इसको फायरिंग किया इधर, और ये आके यहाँ पे कुछ ना कुछ करेगा। अगर ऐसा होता है तब ये विस्थापन रहेगा ही, ये विस्थापन हुआ, लेकिन इसमें दोनों तरफ से हुआ, तो इसके लिए द्विविस्थापन याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? द्विविस्थापन। अगले स्लाइड में कहां गया? तो गड़बड़ा गया। अच्छा, ये बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए, यह है ना, ये द्विविस्थापन है। अभी वही बात हम यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए ए वाला क्या किया? ए वाला सी को हटाया। देखिए ए वाला यहाँ आके आया तो सी अकेले नहीं बैठा। देखो यहाँ सी अकेले नहीं बैठा है, सी इसके वाली को ले लिया। देख लो, समझ रहा है ना? देखिए ये ए अगर इसके यहाँ हमला किया तो सी अकेले नहीं बैठा, सी भी इसके एक बेटा को मार दिया। देखिए सी भी बी के साथ भाग गया। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ऐसा हो, दोनों तरफ से वार हो रहा है, इधर से, ये द्विविस्थापन कहेगा, और इस पे हम बाद में आएंगे। पहले तो स्लाइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया Fe और इसके Cu को हटा दिया और यहाँ बन गया क्या? Fe के Cu के जगह पे Fe आ गया, तो FeSO4 हो गया और ये Cu हो गया। अब ये क्या हुआ? कॉपर सल्फेट से बन गया फेरम सल्फेट। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है? रट्टा मार लीजिए, नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? रट्टा मारिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला रंग हो जाता है। परंतु जैसे ही वह लोहे के कील्स के विलयन में डालते हैं तो कॉपर हट गया, कॉपर विस्थापित हो गया। देखिए कॉपर हट गया और ये कैसा था? कॉपर सल्फेट नीला था। जैसे ही ये Fe मतलब आयरन का कील इसमें दिए तो क्या हो गया? यह विस्थापित होने के कारण इसका रंग जो है वह भूरा हो गया। ये बातें याद रखना है कि ये जो है ना वो भूरे कलर का हो गया, भूरा कलर का हो गया। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है? अब हम लोग विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए Zn जो है ना, ये भी अधिक अभिक्रियाशील है, तो इस Cu को गोली मार देगा।
आप बोलेंगे इसको मारेगा, नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज में आता है ना, उसी को सिर्फ हटाएगा, इसको नहीं हटाएगा। कोई दिक्कत है? तो इसको हटा दिया, देखिए Cu हट गया है और ये Zn आके इसमें रह गया है, ये बातें हो गया। कोई दिक्कत है? यहां भी देख लीजिए Pb है, इस Cu को हटा लिया, कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कि खाली Cu को ही हटाएगा, तो ये देखिए ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, ये वाला इसको हटा सकता है, ये वाला इसको कभी नहीं हटाएगा, ऊपर वाले को नहीं हटाएगा, वही सीरीज है ये। ठीक है, ये हट गया, देखिए हट गया ना, और ये बेचारा अगल बगल में रो रहा है, ये हमारा विस्थापन, देख के ही समझ में आ जाएगा ये विस्थापन है। और द्विविस्थापन में देखिए Na जो है, अगर इस Ba को हटाया, किसको हटाया? Ba को हटा दिया, देखिए Na Ba के जगह पे आया, देखिए Na जो है वो Ba, यहाँ Cl के बगल में Ba था ना, देखिए Ba था, इसको हटा दिया और यहाँ सट गया, तो Ba बोला रुक, हम दिखाते हैं तुमको, तो Ba भी क्या किया, देखिए Na Ba को हटाया, तो Ba भी इसके इधर वाले में सट गया, यानी BaSO4 हो गया और NaCl हो गया। आप बोलेंगे ये 2 कहां गया? तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, आपको उतना भी जानना नहीं है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है ना। अब उतना डील करेंगे तब तो फिर साल भर क्रैश कोर्स में लगेगा, इसीलिए आप बस ये बातें अगर आप जान गए हैं तो मजा आ गया होगा। देखिए ये Na है ना, किसको हटाएगा दोनों में से? तो आप याद रखिएगा H को हटाएगा, क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज का पार्ट है। तो देखिए Na इसको हटा दिया, यहाँ पे रह गया, तो NaSO4 हो गया, और ये H हटा नहीं, इसके साथ आ गया, देखिए यहाँ H 2 ठो था और यहाँ भी H था, तो H तो परिवार हो गया, यहाँ हो गया, और O इसके साथ आ गया, H2O हो गया। तो ये भी किसका अथी है? ये है हमारा द्विविस्थापन। किसका है? द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट का है। देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए Na जो है क्या है? Na जो है हमारा, ये Na इस Ag को हटाएगा, Ag हटके इसके साथ आ जाएगा AgCl, ये वाला, ये हो गया हमारा द्विविस्थापन का। क्या हो गया बोलिए? द्विविस्थापन का। यहां भी देखिए Ba जो है ना, वह किसको हटाया? इसको हटाया, यानी BaSO4 के साथ गया, तो H2 इसके साथ चला गया, H और ये Cl हो गया। देखिए Ba है, ये SO4 के साथ गया, तो K वाला KCl के साथ चला गया, ये भी क्या हो गया? दोनों तरफ से जब आदान प्रदान हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है VVI, और ये आएगा ही एग्जाम में, इसी में हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया भी। देखिए हम आपको याद करा देते हैं, देखिए पहले नंबर पे आप उप याद रखिएगा और दूसरे नंबर पे आप याद रखिएगा अप, पहले उप फिर अप, याद रखना है, यानी पहले उप, उप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ऑक्सीडेशन, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बात याद हो गया होगा इंग्लिश में। पहले पहले कहने का मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा? पहले नंबर पे हमने अभी बताया ना, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन की क्या होगी? वृद्धि होगी, ध्यान देना है। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर क्या हो? हाइड्रोजन की कमी हो, ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है कि जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, या फिर ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है जहां पर हाइड्रोजन की क्या हो रही है? कमी। और ये दोनों कंडीशन अकेला भी रहे, यानी सिर्फ ऑक्सीजन की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, या फिर हाइड्रोजन की कमी हो जाए, इस कंडीशन में, या फिर है कि यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो अथवा हाइड्रोजन की ह्रास, दैट मीन्स कमी हो, या फिर दोनों एक साथ भी हो जाए, यानी कमी भी हो जाए और वृद्धि भी ऑक्सीजन में हो जाए, इस कंडीशन को हम लोग उपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी मैं ये कहूंगा कि ऑक्सीजन क्या हो जाए? वृद्धि, यानी प्लस हो जाए, या फिर हाइड्रोजन जो है वह क्या हो जाए? इस जगह से हट जाए, यानी ह्रास हो जाए, कम हो जाए। इस दोनों कंडीशन को क्या समझेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन, यानी अपचयन नहीं उपचयन कहेंगे। ये बातें आपको याद रखना। क्या कहेंगे? उपचयन रिएक्शन कहेंगे, ये बातें याद रखेंगे। ओके, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कि वीडियो क्वालिटी कैसा है। 1 मिनट रुक जाइए। बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, यानी अब आपको मैं एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा ऑक्सीडेशन क्या है। सिर्फ ऑक्सीडेशन, दैट मींस उसका हिंदी है उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि के लिए या फिर हाइड्रोजन की कमी यानी ह्रास के लिए। देखिए यहां देखिए क्या हुआ, सी हमारे पास था, कार्बन हमारे पास था, देखिए ऑक्सीजन जो है ना इसके साथ जुट गया। ये ऐड से मतलब नहीं है हमको, जुटना मतलब सी जो अकेला था उसके साथ क्या हुआ, सी अकेला था उसके साथ ओ आ गया, समझिएगा। ये ऐड से हमको कोई मतलब नहीं है, सी हमारे पास अकेला था उसके साथ O2 क्या हुआ, देखिए आकर चिपक गया, यानी यही हुआ
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ बोलिए? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये नहीं है क्या हो गया? यही हुआ, ऑक्सीजन में वृद्धि हो गया, यानी सी अकेला था, यहां पर ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया, और इसी को क्या कहेंगे? यही कहेंगे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है ये। ऐसा अगर और हो, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा P4 बेचारा अकेला था, इस P4 के साथ क्या हुआ? यहां देखिए क्या हुआ, इसके साथ P यानी P4 2 3 कुछ भी रहे, P के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन आके इसमें चिपक गया, ये भी क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ, और ये जुड़ गया, दैट मीन्स उपचयन हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या हो रहा है? देखिए ये फास्फोरस है, और फास्फोरस ये पेंटा ऑक्साइड में उपचयित हो गया। ये देखिए P2O5 है, O5 5 को बोलते हैं पेंटा, याद रखिएगा। तो पेंटा ऑक्साइड हो गया, यानी हो गया ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में क्या हो गया? ये ऐड हो गया। ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन, और यही हो गया उपचयित हो गया, यानी उपचयन का ये क्या हो गया? हमारा रिएक्शन हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कोई दिक्कत है जल्दी से बताइएगा। यहां पर देख लीजिए, इस रिएक्शन में यहां क्या हो रहा है? देखिए इसके पास H है, दिख रहा है? बोलेंगे हाँ H है। इस लाइन में देखिए C जहां पर है, यहां पर C है। देखिए H इसका ना भाग गया, भागा कि नहीं भागा? देखिए यहाँ 4 ठो था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस जगह C वाले में क्या हुआ? ऑक्सीजन का क्या हो गया? कमी हो गया, या फिर है ही नहीं, दैट मीन्स ह्रास हो गया। और ऐसा जब होता है तो भी क्या कहलाता है? ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी, ये दोनों क्या कहलाता है? ये दोनों ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। इसका मतलब हुआ ये उपचयन ही है, यानी ये भी एग्जांपल किसका है? उपचयन का है। इसको लैंग्वेज में बात करें तो मीथेन ये है, याद रखिएगा, ये किसका फॉर्मूला है? मीथेन का फॉर्मूला है। और मीथेन से हाइड्रोजन, H वाला हाइड्रोजन क्या हो गया? ह्रास होता है, और यह उपचयित हो जाता है। ये देखिए ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कोई दिक्कत है? अच्छे से ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन अगर समझ में आ गया तो आप जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिए कि जी सर ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है ना? हमारे साथ बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, सोनी गुप्ता भी लाइव देख रहे हैं। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लीजिए। देखिए ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स होता है, यानी उल्टा बात हो जाएगा अपचयन। अपचयन मतलब रिडक्शन हो जाएगा इसका इंग्लिश में। क्या होगा? इससे पहले क्या हुआ? उसमें ऑक्सीजन जो है ना वो जुड़ा था, यानी ऑक्सीजन जुड़ना, दैट मीन्स ऑक्सीजन बढ़ गया था। बढ़ गया था यानी ऑक्सीजन क्या हो गया था? वृद्धि हो गई थी। क्या हो गया था? वृद्धि हो गया था। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन के साथ हुआ था। अब यहां पर क्या करना है? ये जो जुड़ने वाला बात है, और हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ था? तो ये कमी हो गया था, यानी ह्रास हो गया था। कोई दिक्कत है? यानी रिमूव हो गया था, कम हो गया था। अब इसको बदल देना है, ऑक्सीजन जुड़ा था और ये हटा था, अब इसको बदल दीजिए। सिर्फ ये हाइड्रोजन यहां दे दीजिए और ऑक्सीजन यहां पर दे दीजिए। अगर ये बात अब हो जाता है, इन उसका उल्टा, यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा, कमी हो जाएगा, और हाइड्रोजन का वहां कमी हुआ था, अब यहां उल्टा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये वृद्धि के केस में, ऑक्सीजन के कमी के केस में यह क्या कहलाने लगेगा? ये अपचयन कहलाने लगेगा, दैट मींस रिडक्शन कहलाने लगेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, यानी किसी पदार्थ में जब हाइड्रोजन ही बढ़ जाए, या फिर ऑक्सीजन ही कम हो जाए, या फिर दोनों किसी में हो जाए, इस कंडीशन को अपचयन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन रिएक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब यहां एग्जांपल देख रहे हैं, देखिए हमारे पास ये है CuO है हमारे पास, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ह्रास मतलब कमी हो जाए, यानी ये ऑक्सीजन यहां से घट जाए। देखिए इसको यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन तो नहीं है, इसका मतलब इस स्टेप में यहां से यहां तक क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। रिड्यूस मतलब रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। बोलिए ये एग्जांपल देख के समझ में आ रहा है? देखिए CuO है हमारे पास, और इससे ऑक्सीजन नहीं है ना यहाँ पे Cu में, इसका मतलब ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। बोलिए अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी क्या होगा? Zn में O है, ऑक्सीजन का तो कमी होना चाहिए। देखिए इस जगह Zn में O है, नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? रिडक्शन है।
कोई दिक्कत है? अब यहां पर देखिए इस Cl2 की बात कीजिए, इस Cl2 में क्या है? इस Cl में हाइड्रोजन नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। अगर इस Cl में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, देखिए हाइड्रोजन में क्या हो जाए? वृद्धि, यानी ऐड हो जाए। तो Cl में देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है, दिख रहा है, यानी ये भी क्या है? हमारा रिडक्शन है। पहले क्या हुआ था? देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे आया था, यहाँ ऑक्सीजन का ऐड हुआ था, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन, ये राइट साइड में, समझ में आ रहा है ना ये वाला बात? तो अच्छे से आप समझ चुके होंगे। कोई परेशानी हो रहा हो तो आप जल्दी से हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना। आप अगर लाइव के बाद इसे देख रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे बातें डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब एक ऐसा रिएक्शन भी है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होने लगता है एक ही साथ, और रिडक्शन भी होने लगता है, यानी अपचयन और उपचयन दोनों एक ही साथ जब होने लगे एक ही रिएक्शन में, तो अब क्या कहेंगे? तो देखिए रिडक्शन भी हो जाए तो रिडक्शन हो गया Re से, और ऑक्सीडेशन भी हो जाए तो OX यहाँ पे लग जाएगा, यानी ये क्या बन गया हमारा? ये देखिए ये वाला है हमारा रेडॉक्स, यानी ReD से रिडक्शन और OX से ऑक्सीडेशन, और दोनों मिलकर रेडॉक्स बन जाता है। यही है हमारा रेडॉक्स। अभी इंग्लिश ही बताया कि नहीं, है ना, यही है हमारा रेडॉक्स, है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित भी होता है और दूसरा अपचयित भी होता है। उपचयित मतलब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज्ड, अपचयित मतलब रिड्यूस्ड यानी रिडक्शन भी होता है। और दोनों जब हो, कहाँ, एक और ये दूसरा, यानी दोनों के साथ जब ऐसा हो, ये हमारा रेडॉक्स कहलाने लगता है। बोले कोई दिक्कत है? ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाने लगता है। यानी जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया एवं अपचयन की क्रिया दोनों एक साथ होने लगे तो वो रेडॉक्स कहलाता है। और ये लाइन सबसे बेहतर है, आप इसको ही एग्जाम में लिखिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक ही रिएक्शन है कि नहीं है? इसमें देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन अगर हट जाएगा तो ये भी कम बन जाएगा, देखिए हट गया। और ये है हमारे पास, इसमें अगर यहाँ सट जाए तो सट भी गया ऑक्सीजन। तो एक ही जगह जब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का हटना भी हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का सटना भी हो रहा है, यानी हट सट नियम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। कोई दिक्कत है? ये बहुत ही बेहतरीन हमारा कॉन्सेप्ट है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हो गई। यानी अब ऑक्सीडेशन में जो भाग लेगा, यानी ऑक्सीडेशन जिसका होगा वह क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, या ऑक्सीडेंट भी उसका इंग्लिश में नाम होता है, या फिर उसी का नाम है ऑक्सीडाइजर। यानी सब एक ही बात है। यानी वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को जोड़ने देता है कि आओ बाबू मेरे पास और तुम सट जाओ। देखो ऑक्सीजन को यहाँ जुड़ने देता है, क्या हो जाता है? CO2। यानी ये क्या हुआ? देखिए C अकेला था, ये बोला आ जाओ मेरे साथ, यानी ये ऑक्सीजन को जुड़ने दिया। कौन जुड़ने दिया? ये C जुड़ने दिया। इसका मतलब ये C क्या है हमारा? ये है ऑक्सीकारक। ये क्या है हमारा? ऑक्सीकारक है। बोले कोई दिक्कत है? जो अपने में सटने दे वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। किसको किसको सटने देगा? तो ऑक्सीजन को सटने देगा, या फिर जो हाइड्रोजन को हटने देगा, जो हाइड्रोजन को हटने देगा वो भी क्या कहलाएगा? वो भी ऑक्सीकारक ही कहलाएगा। क्योंकि एक चीज का दो ठो है नियम, है ना, ऑक्सीजन सटाओ और हाइड्रोजन को हटाओ। ये एक ही बात है, ऑक्सीकरण की बात है। किसकी बात है? ऑक्सीकरण की बात है। ये बातें याद रखिए। अब कारक में इसका उल्टा, देखिए यहाँ ऑक्सीजन को जोड़े थे, अब यहाँ पर ऑक्सीजन को हटा देंगे। हाइड्रोजन को हटाए थे, यहाँ हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे। अगर ये दोनों नेचर हो तो वो अब कारक कहलाएगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाने लगेगा। एग्जांपल देखिएगा, यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। देखिए CuO क्या कहा कि हमसे तुम भागो। CuO क्या कर रहा है? ऑक्सीजन तुम हमसे दूर जाओ। ये ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए कह रहा है, हटाने के लिए कह रहा है। ऑक्सीजन को हटाना मतलब क्या होगा? रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी CuO जो है हमारे पास, ये क्या है? ये ऑक्सीजन का क्या कर रहा है? ह्रास कर रहा है। इसीलिए क्या है? अपचयित है, सेकेंड वाला है। ठीक है, उसी तरह से यहां भी समझिए, ये CuO क्या है? यह उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। ये क्या हो गया हमारा? अपचयित। और यहां हो गया हमारा क्या? ये ऑक्सीकारक कहलाया। आप इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई दिक्कत है? यानी ये दोनों कंडीशन में जिसके साथ रिमूवल हो जाए, यानी हट जाए, दोनों का हटा है ना इस कंडीशन में, तो दोनों क्या है हमारा? ऑक्सीकारक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे देखिए ये H2 के साथ क्या हुआ, ध्यान दीजिए, ये H2 था हमारे पास, इस H2 में क्या हुआ, यहाँ पर ये बोला ऑक्सीजन मेरे पास आओ, यानी एडिशन हुआ। एडिशन जब हो जाता है ऑक्सीजन का तो वो क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ तब आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। ध्यान दीजिएगा अगला, तो इस तरह से उपचयन का क्या प्रभाव पड़ता है। उपचयन जब कभी किसी धातु में हो तो धातु का संरक्षण एवं खाद्य पदार्थों का क्या हो जाता है, विकृत गंधित हो जाता है, यानी उसमें स्मेल आ जाता है, और यही उदाहरण है इसका, किसका, उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। कोई दिक्कत है तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, और जो लाइव है अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप कमेंट कर पाएंगे, है ना, और लिंक पिन है, आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब हमारे पास ये पांचों टाइप खत्म हो गया। अब एक अलग से हम लोगों को दो तरह का और पढ़ना पड़ेगा, जो है उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और दूसरा होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया, है ना। एक है क्षेपी, क्या है क्षेपी, देखिए वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलता है। क्षेपी मतलब याद रखना है, निकलना, उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे मीथेन को जब O2 की स्थिति में हम लोग क्या किए, यहाँ पे बर्न किए, है ना, तो CO2 निकला और H2O निकला, और इस स्थिति में बहुत सारा क्या निकला, हीट निकला। हीट को हम लोग इस तरह से ट्रायंगल से दिखाते हैं, और ये उष्मा को जब निकलने देता है इस रिएक्शन में तो उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन की एक, श्वसन जो है, श्वसन मतलब क्या, रेस्पिरेशन, यानी हम लोग सांस लेना, उसका एक स्टेप है हमारे बॉडी में, ये श्वसन, और पौधों के द्वारा श्वसन आप पढ़े होंगे, है ना। श्वसन की क्रिया क्या है, उससे भी हीट निकलता है, इसलिए क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा मुक्त होता है। साग सब्जियों या फिर सड़े गले घास फूस से पेड़ों के पत्ते जब सड़ गल के कंपोस्ट बनते हैं, उस स्थिति में भी क्या होता है, उष्मा का निष्कासन होता है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, निकलता नहीं है, उष्मा का शोषण होता है, यानी उष्मा क्या होता है, उसमें अंडरगोज हो जाता है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, निकलता नहीं है, तो ऐसी अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब आप BaOH का होल 2 याद रखिएगा, है ना, इसमें जब हम लोग NH4Cl से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा हमारा BaCl2, और उसके साथ बनेगा हमारा NH4OH, और ये अभिक्रिया याद रख लीजिए आप। इस स्थिति में क्या होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया ये कहलाता है। ये बातें आपको याद अच्छे से रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और आप अगर उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो इसमें लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप एनसीईआरटी बुक को अगर पढ़े होंगे या फिर बिहार बोर्ड के बुक को पढ़े होंगे तो अंतिम में ये संक्षारण, जिसको कोरोजन कहा जाता है इंग्लिश में, ये आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हवा हो, जल हो या फिर कोई भी नमी जैसा हो, यानी मॉइस्चर जैसा, सेम जिसको बोलते हैं, के संपर्क में आकर कोई भी धातु है उसके सतह पर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका सतह खराब होने लगता है, ह्रास होने लगता है, कमी उसमें आने लगती है, तो वही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण समझते हैं ना, जंग लग के जिस तरह से बर्बाद हो जाता है कोई चीज, वो भी संक्षारण का एक उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना, यानी वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल और नमी से अभिक्रिया करके धातु का सतह संक्षारित यानी गलने लगता है, ऐसी प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण से बचने का क्या उपाय है, तो संक्षारण से बचने का उपाय हमारे पास है। देखते हैं हम लोग अपना ग्रिल वाला गेट होता है या लोहा का गेट होता है, उसमें पेंट करते हैं। पेंट सुंदरता के लिए तो करते हैं, लेकिन वो पेंट उसके जंग लगने से भी बचाता है, पानी के प्रभाव को भी कम करता है। इसीलिए क्या याद रखना है कि वो क्या होता है, जंग से बचाने के लिए हम लोग उसको क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जस्ता उस पर चढ़ा सकते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में कहता है, और हिंदी में उसको क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। या फिर धातु के सतह पर आप पेंट कर सकते हैं, या फिर धातु के सतह पर तेल लगाकर, जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, तरवाल को पिजाते हैं और उसको अगर रखना होता है तो उस पर क्या करते हैं, उस पर अच्छे से कोई भी तेल हो या फिर सरसों तेल लगाकर उसको एकदम चमकाते हुए हम लोग रख देते हैं, और कहते भी हैं कि तेल लगाएंगे तो वो खराब नहीं होगा। ये बातें आपको याद रखना है। यानी जस्ता क्या है, ये देखिए हम लोग जस्तीकरण जो है सबसे अच्छा वाला मेथड है
किसी चीज को बचाने के लिए, किसी धातु को बचाने के लिए किसी धातु के सतह पर विद्युत के द्वारा यह चढ़ाया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है, द्वारा जस्ते की एक पतली परत चढ़ाने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण कहलाता है। जस्ता मतलब जस्तीकरण, याद रख लीजिएगा। इसको किसके द्वारा चढ़ाया जाता है? विद्युत के द्वारा, इसीलिए इसको विद्युत लेपन कहते हैं। बस ये बातें आप याद रखिएगा। जस्तीकरण मतलब जस्ता, जस्त का मतलब जी का, आपको ये याद रखना है। देखिए ये है विकृत गंधिता, याद रखना है, जिसको रेंसिडिटी कहते हैं इंग्लिश में। सिंपल सी बात है कि खाना का बासी होकर सड़ जाना ही क्या कहलाता है? विकृत संगीता कहलाता है ना, संधिता कहलाता है, संगीता नहीं, है ना। विकृत गंधिता कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। भोजन में उपस्थित जो भी तेल या वसा होते हैं वो वायु जनित उपचयन कर लेता है, ध्यान दीजिएगा, क्या कर लेता है? उपचयन करता है, जिससे उसका स्वाद और गंध न खट्टा खट्टा हो जाता है या फिर बदबूदार हो जाता है। भोजन के इस तरह से खराब होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। ये बातें आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। ये केमिस्ट्री की भाषा है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो गया। विकृत गंधिता एक घटना ऐसा है जो बहुत समय तक आप वसा या फिर तेलीय खाद्य पदार्थ को क्या करने देते हैं? सड़ने देते, बासी छूट जाता है। उसका एक प्रोसेस याद रखना है, वही है उपचयित। क्या है? उपचयित, याद रखना है, उपचयित, है ना। उससे उसका स्वाद बदल जाता है, खट्टा लगने लगता है। वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, कोई भी चिप्स है, भुजिया है, को विकृत गंधित के लिए इसको खराब होने से क्या कर, खराब होना यहाँ कहलाता है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है, विकृत गंधित भोजन खाने योग्य नहीं बचता है। अब ये तो समझ में आ गया आपको अच्छे से। वसा और तेली खाद्य पदार्थ का विकृत गंधिता से बचाव कैसे कर सकते हैं? ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। वसा या तेली खाद्य पदार्थ को विकृत गंधित होने से बचाया जा सकता है, या फिर इसकी दर को यानी कुछ दिन तक बचा के हम लोग रख सकते हैं। इसको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, वसा या तेलीय खाद्य पदार्थ है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसकी विकृत गंधित होने की जो है प्रवृत्ति, उसको बचाया जा सकता है। खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटा देते हैं, है ना, और उसके जगह पे नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं? भर देते हैं। चिप्स कुरकुरे का जो पॉकेट में हवा रहता है ना, आप याद रखिएगा, वो क्या है? ऑक्सीजन, उसमें हवा नहीं भरा हुआ है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल्दी से बोलिएगा। नाइट्रोजन गैस उसमें भरा हुआ है, जो हवा है, और वो हवा देते ही इसीलिए उसमें है नाइट्रोजन गैस कि वो खराब ना हो। यही है, विकृत गंधित के लिए दिया जाता है, उससे बचाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से भी क्या होता है? विकृत गंधित होने का जो रेट है ना, वो जल्दी खराब नहीं होता, कम हो जाता है। यानी ऑक्सीजन से बचाना चाहिए। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उष्मा और प्रकाश से दूर रखना चाहिए, यानी गर्म जगह पे, जैसे नहीं धूप का, यानी गर्मी का मौसम में जल्दी सब्जी खराब हो जाता है, क्योंकि गर्मी से, उष्मा से और प्रकाश से, सनलाइट से बचाना चाहिए। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए, उसके दर को कम करने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर से उसको बचा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर मतलब क्या? फ्रीज। फ्रीज में भी हम लोग रख देते हैं। ठंडा होने के कारण क्या होता है? आपको सब्जी खराब नहीं मिलेगा, है ना। दिन में रख दीजिए, रात में खाइए, 7 दिन बाद भी खाइए, कोई दिक्कत है? हो जाएगा। देखिए यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चैप्टर को हम लोग इंड करते हैं। आपको ये रासायनिक परिवर्तन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमने आप लोगों के लिए पूरे 10 उदाहरण दिए हैं जो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, याद होगा आपको। मोमबत्ती का जलना, कभी कभी हो जाता है कि सर ये तो मोमबत्ती था और ये जल रहा था और ये तो फिजिकल चेंज हो गया ना, ये तो खत्म हो गया ना, लेकिन नहीं, याद रखिएगा, ये क्या है? केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, अपशिष्ट अपघटन, भोजन का पकाना भी रासायनिक परिवर्तन है। गर्म करके चीनी से कार्मेल बनाना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कुकीज या फिर केक बनाना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और भोजन का पचना, ये सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के यानी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो इस तरह से ये चैप्टर आज खत्म होता है। ये कंप्लीट एक वीडियो में ये क्लास है, इसका एमसीक्यूज भी हो गया है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम लोग इसको 3 वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर कर लिए। तो आपके बुक में जितने चैप्टर है वो मैक्सिमम 30 डेज यानी 1 महीने में पूरे साइंस को कवर करेंगे। मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। आपको अगर नीड है तो आप हमें जरूर कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई स्टार्ट रखिए, और कोई भी परेशानी हो तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। हम आप लोगों के लिए